हाय, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। एक बार कंफर्म करें कि आप मुझे सही से देख पा रहे हैं और मेरी आवाज़ को क्लियरली सुन पा रहे हैं, तो आज हम इस टॉपिक पे आगे फिर प्रोसीड करेंगे। एक बार आप कमेंट कर देंगे तो आगे हम प्रोसीड करेंगे। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमें से हर व्यक्ति को ये टॉपिक पे जानकारी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप यदि किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो फिर दिक्कत होता है। तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप जो लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है, उसको आप जानें, ताकि आप किसी भी प्रकार। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग सारे लोगों को गुड इवनिंग। आवाज़ क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दें, और यदि मैं क्लियरली विजिबल हूं तो भी आप कंफर्म कर दें, नीचे कमेंट कर दें, सो दैट आई कैन प्रोसीड अहेड। थैंक यू सर, गुड इवनिंग। ठीक है, तो हाय गुड इवनिंग, वेरी वेल। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, ये क्या होता है, और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज करने के बाद आप यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं किसी भी लेडी के साथ, किसी भी लड़की के साथ, तो फिर उसके क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, क्या ऑफेंस ऑफ रेप आपके ऊपर लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ हम इसी टॉपिक में ये भी जानेंगे और समझेंगे कि जो रिसेंटली अभी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस लॉ को अपडेट किया गया है, हालांकि ये पेंडिंग है, अभी लॉ नहीं बना है, उसमें क्या कुछ प्रावधान है इस पार्टिकुलर मुद्दे को लेकर के, जिसमें हम फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज की बात करते हैं। तो क्या कोई स्पेसिफिक कोई प्रोविजन लाया गया है क्या? यस, लाया गया है, नया प्रोविजन लाया गया है। हाय गुड इवनिंग सारे लोगों को, गुड इवनिंग। तो आज हम उस पर बात करेंगे। देखिए, आप बहुत ही बेसिक चीज़ समझिए, समाज में ऐसे केसेस अनगिनत आ रहे हैं, और खास करके जो वकील, जो एडवोकेट यहाँ पे जुड़े हैं हमारे साथ, उनको आइडिया होगा कि ये केसेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जिसमें किस तरीके की चीज़ें होती है ये मैं आपको बड़े संक्षेप में बताता हूँ। एक लड़का एक लड़की रिलेशनशिप में होते हैं फॉर फ्यू मंथ्स, फॉर ईयर्स, अलग अलग उनका ड्यूरेशन हो सकता है। वो रिलेशनशिप किसी कारणवश नहीं चल पाता है, और जब वो टूटता है तो फिर लड़की पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करती है कि साहब इसने मुझे फॉल्स प्रॉमिस किया, किस चीज़ का? शादी करने का। हिंदी में कहेंगे कि शादी का झांसा देकर के मेरे साथ बलात्कार किया है या गलत काम किया है, और इसीलिए इस पे कानूनी कार्रवाई की जाए। जब आप जो प्रोविजन है ऑफेंस ऑफ रेप का, उसको यदि देखेंगे तो उसमें इस तरीके की बातें नहीं लिखी गई है। उसमें ये स्पेसिफिक चीज़ जो है ना, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज वाली चीज़ नहीं लिखी गई है। पहले वाला, अभी जो नया आया है उसमें लिखा गया है, मैं अभी बताने वाला हूँ। तो फिर लिखा क्या गया है, सेक्शन 375 जो डिफिनेशनल क्लॉज है ऑफेंस ऑफ रेप का, उसमें लिखा गया है कि यदि आप किसी महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं अगेंस्ट द विल एंड अगेंस्ट हर कंसेंट, तो वो क्या होगा, वो ऑफेंस ऑफ रेप माना जाएगा। इससे दो तरीके का पिक्चर आपके दिमाग में उठेगा। एक तो वो कि आप सड़क पे चल रहे हैं, सड़क पे कोई लड़की चल रही है, आपने जबरदस्ती उसको उठाया, उसको घर में ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। एक केस तो ये वाला है, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो एक्सेप्शनल केस है और ऐसे लोगों को बिल्कुल पनिश करना चाहिए। दूसरा वाला जो एरिया है वो ग्रे एरिया है। उसमें क्या होता है, उसमें यह है कि आप रिलेशन में हैं, साथ हैं, सालों महीनों तक साथ रहे, सेक्सुअल इंटरकोर्स अपने मर्जी से किया, दोनों 18 साल के ऊपर हैं, लेकिन किसी कारणवश यदि रिलेशनशिप टूटा तो लड़की फिर क्या कहती है कि जी फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज था, शादी का झांसा दिया, और शादी का झांसा देने के बाद मेरा कंसेंट लिया, और इसीलिए इस तरीके का कंसेंट जो दिया गया है मेरे द्वारा ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, ये कंसेंट नहीं होना चाहिए। और यदि ये कंसेंट नहीं है तो यू आर स्क्वायरली कवर्ड विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 375 जो ऑफेंस ऑफ रेप को डिफाइन करता है। और यही कारण है कि ऐसे केसेस में भी 375 का जो डिफिनेशनल क्लॉज इन्वोक करके 376 जो कि पनिशमेंट की बात करता है वो इन्वोक किया जाता है, और आप पे भी 376 का ही मुकदमा चलता है। मतलब आप किस कैटेगरी में आ गए, आप अल्टीमेटली उसी कैटेगरी में आ गए जो पहला कैटेगरी मैंने आपको बताया था कि सड़क पे कोई लड़की चल रही है, आप जबरदस्ती उसको उठाए और जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किए। अल्टीमेटली प्रोविजन तो वही इन्वोक हुआ, आप कुल मिलाकर के उसी कैटेगरी में आ गए। लेकिन आपको पता है, कानून बनाने वालों को भी पता है, लड़की को भी पता है और कोर्ट को भी पता है कि जो आपका नेचर ऑफ ऑफेंस था वो उस तरीके का नहीं था। वो तो बहुत ही ज्यादा ग्रेव था, किसी को जबरदस्ती उठा करके ले गया और सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। आपका जो केस है वो डिफरेंट फुटिंग पे होना चाहिए था। बट दिक्कत यह है कि समाज में लॉ जो है बहुत स्लो प्रोसेस है बनने का, इसमें बहुत समय लग जाता है, और बहुत समय लगने के बाद जब हजारों केसेस कोर्ट में आने लगते हैं तब कोर्ट जो है जजमेंट के माध्यम से इंडिकेट करती है कि भाई ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, अब आप देख लो। तो एज एन एडवोकेट हमारा एक्सपीरियंस है कि ऐसे केसेस नवयुवक के साथ हजारों की संख्या में हर दिन हो रहे हैं, और खास करके दिल्ली की यदि बात करें तो कोर्ट्स आर फ्लडेड विद दीज टाइप ऑफ केसेस, जहां पे फॉल्स प्रॉमिस के नाम पे एफआईआर दर्ज हुआ, 376 जो ऑफेंस पनिशमेंट की बात करता है रेप का, उसको इन्वोक किया और फिर आप पे मुकदमा चला। अब चलो क्वेश्चन ये है कि सर यदि हो जाए ऐसा हमारे साथ, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूं और वो इस तरीके से कंप्लेंट कर दे, तो फिर क्या करना चाहिए, करना क्या चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। तो बहुत सारे क्लाइंट जब आते हैं तो वो कहते हैं कि जी एक काम करते हैं, मैं इस लड़की से शादी कर लेता हूं, काम ही खत्म हो जाएगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, खत्म हो गया बात। क्योंकि एलिगेशन क्या है, एलिगेशन है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का। चलो कोई बात नहीं, आई एम रेडी फॉर मैरिज, चलो शादी करते हैं। उस समय तो आप क्रिमिनल केस से बच जाएंगे, आपको लगेगा कि चलो जो है अब बच गए, अब कुछ नहीं होगा, और 376 का चार्ज अट्रैक्ट भी नहीं होगा। द मोमेंट यू डिसाइड टू मैरी, आपने मैरिज किया
तो 376 का चार्ज नहीं बनेगा। उसका रीजन है क्योंकि 375 में एक एक्सेप्शन दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति अपनी वाइफ से ही बलात्कार यदि करता है तो वो बलात्कार नहीं माना जाएगा। ऐसा एक्सेप्शन है पुराने वाले में भी, और नया वाला जो अभी आया है भारतीय न्याय संहिता, उसके सेक्शन 63 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले तो 375 था, अब सेक्शन 63 आ गया, उसमें भी मैंने अभी रिसेंटली चेक किया, उसमें भी एक्सेप्शन दिया गया है। मतलब यदि कोई व्यक्ति, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ बलात्कार यदि करता है तो बलात्कार कानून के नजर में नहीं होगा। इंग्रेडिएंट सारे कुछ होंगे बट कानून उसको बलात्कार नहीं मानेगी। तो ऑब्वियसली जैसे ही आप शादी करेंगे तो 376 का चार्ज नहीं बनेगा आप पे, तो आप टेम्पररी आपको लगेगा कि जी बच गए किसी तरीके से क्रिमिनल चार्जेस से, तो बच गए। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि मनमुटाव तो हो गया है, थाना तो चले गए, कोर्ट का प्रोसीडिंग तो शुरू हो गया, तो मनमुटाव रह ही जाता है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। और उसके बाद क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ में सो कॉल्ड, क्योंकि ये कंप्लेंट होने के बाद वो हस्बैंड बने हैं, क्या होता है, एक ईगो इश्यूज आ जाते हैं, एक मनमुटाव आ जाता है जो कि शायद ही मिट पाता है। हमने प्रैक्टिकली देखा है, और एक क्लाइंट की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे सैकड़ों क्लाइंट देखने के बाद, सैकड़ों केसेस करने के बाद मैं अपना ये एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो फिर बाद में क्या मुश्किल होगा? बाद में ये मुश्किल होगा कि जितने भी केसेस होते हैं जो वाइफ कर सकती है अपने हस्बैंड के ऊपर, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का हो, चाहे वो डॉरी एक्ट का हो, चाहे वो 498A का हो, चाहे वो 406 और भी कुछ ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये केसेस आप जो है आपके ऊपर लगते हैं बाद में, वाइफ आपकी करती है। क्यों? क्योंकि 376 से आप बच गए, क्योंकि आपने शादी करने का ठान लिया। और उसके बाद सालों तक, 10-10 साल, 20-20 साल, 25 साल, पूरी जिंदगी बिता दोगे क्या करने में? इन केसेस को लड़ने में। मैंने देखा है 60-60 साल के हो गए हैं फिर भी ये केसेस लड़ रहे हैं। ये ईगो इतना ज्यादा पावरफुल होता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? फिर आपको लगेगा जब 20-30 साल निकाल दोगे तब लगेगा कि यार इससे अच्छा तो वही था, 376 होता, इतने झंझट तो नहीं करना होता। क्योंकि जैसे मेंटेनेंस केस होगा और यदि आप वर्किंग है तो कोर्ट आप पे मेंटेनेंस का अमाउंट जो है वो बन जाएगा कि हर मंथ आपको 20,000, 10,000, 15,000, जो भी व्हाटएवर, 30,000, 35,000 डिपेंड करता है, वो आपको देना होगा। और जब आप लॉन्ग पीरियड में आप देखेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, तो फिर कभी ना कभी आपको लगेगा यार इससे अच्छा तो यही था कि वो क्रिमिनल केस ही चलता। और चूंकि इस तरीके का वो केस था जिसमें आप रिलेशन में थे 1-2 साल, उसके बाद ये टूटा और वो केस फ्रिवलेस तरीके से किया गया था, तो बाद में वो प्रूफ ही नहीं हो पाता, और प्रूफ नहीं हो पाता तो उसमें कुछ नहीं हो पाता। हाँ, ये था कि शुरुआत में आपको परेशानी होती, शुरुआत में आपको हो सकता है जेल भी जाना पड़ता, कुछ महीने जेल भी रहना पड़ता। लेकिन आजकल मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसे केसेस भरे पड़े हैं। और अब खास करके दिल्ली में कोर्ट्स आर नॉट रिलेक्टेंट एट ऑल टू ग्रांट बेल टू द एक्यूज पर्सन। जहां पे ये प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज वाली बात आती है ना, उसमें आसानी से मिल जाता है बेल, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है आजकल। पहले दिक्कत था, अब इतने केसेस आपने भर दिए कोर्ट में, हर दिन जज के पास 10 केसेस ऐसे ही लग रहे हैं, तो अभी समझ रहा है कि यार क्या हो रहा है समाज में, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो समझ में आ रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अब आराम से बेल दिया जा रहा है। और यही कारण है कि जो अभी रिसेंट में जो बदलाव किए गए हैं, हालांकि बदलाव पूर्णतः अभी लॉ नहीं बना है, उसमें ये प्रोविजन को अलग तरीके से रखा गया है। और जो नया प्रोविजन है भारतीय न्याय संहिता, उसके सेक्शन 69, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार मैं चेक करके आपको बता दूं, 69, उसमें इस तरीके के फॉल्स प्रॉमिस करने के बाद यदि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो इसको एक अलग तरीके का ऑफेंसिव बना दिया है, जिसको क्लियरली ये कहा गया है कि इस तरीके का जो एक्ट है वो रेप नहीं है। पहले क्या था, इसको रेप ही माना जाता था। अब जो नया बना है, जब ये लॉ बन जाएगा, जब ये पास हो जाएगा, बिल एक्ट बन जाएगा, तब इस तरीके का जो फॉल्स प्रॉमिस की बात की गई है, उसके प्रिटेक्स्ट पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, ये एक अलग ऑफेंस बनाया गया है जो कि रेप नहीं है। क्या कहता है, एक बार, बहुत 2 लाइन का है, इसको पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। हेडिंग जो दिया है सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 वाला जो है, कहता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मींस एटसेट्रा। और कहता है कि whoever by deceitful means or making by promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same and has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years। कहा कि which is not amounting to rape। तो इस तरीके का फॉल्स प्रॉमिस वाला जो मैरिज देने के, फॉल्स प्रॉमिस करने के बाद जो शादी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, वो स्पेसिफिकली वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा, और उसके लिए अलग से ऑफेंस बनाया गया है, और उसका पनिशमेंट को भी कम कर दिया गया है। क्यों कम किया गया? क्योंकि देखा गया कि इस प्रोविजन का धड़ल्ले से मिसयूज हो रहा है, लड़कियों के द्वारा इस प्रोविजन का धड़ल्ले से मिसयूज हो रहा है। ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें एक्विटल हो रहा है क्योंकि प्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं। आप रिवेंज लेने के लिए आपने उन पे केस कर दिया, 1 साल 2 साल 4 साल साथ में रहे, और जब बिगड़ गया स्थिति, कोई कारण से रिलेशन टूट गया, तो आपने केस कर दिया, वो प्रूफ ही नहीं हो पाएगा, और नहीं प्रूफ होगा तो एक्विटल होगा, कन्विक्शन रेट कम हो गया, कोर्ट में ज्यादा केसेस जब जाने लगे, तो फिर इस तरीके का अलग से नया प्रोविजन बनाया गया, जिसमें कहा गया कि यदि प्रॉमिस किया जाता है और उसके बाद वो फुलफिल नहीं हो पाता है तो वो रेप नहीं होगा, वो एक अलग ऑफेंस बनाया गया, और उसमें अप टू 10 ईयर्स। जबकि यदि आप रेगुलर रेप की डिफिनेशन की यदि बात करें तो उसमें मिनिमम 10 साल का सजा है, मिनिमम 10 साल, और इट मे एक्सटेंड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट, उम्र कैद तक एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन ये वाला जो अलग कैटेगरी बनाया गया, क्योंकि इसका रैम्पेंट मिसयूज हो रहा था, तो इसमें क्या कहा गया कि इसमें यदि पनिशमेंट होगा भी तो कितना होगा, अप टू 10 ईयर्स। हो सकता है 1 साल, हो सकता है 6 महीने, हो सकता है 2 साल, हो सकता है अप टू 10 ईयर्स। लेकिन जो रेगुलर रेप का ऑफेंस है उसमें क्या होगा, 10 साल तक तो मिनिमम है, और उसके बाद ऊपर जितना हो जाए, मतलब 10 साल तो मिनिमम जाना ही जाना आपको जेल। तो ये क्या किया गया,
इस ऑफेंस से, ऑफेंस ऑफ रेप से इसको डिस्टिंक्शन किया गया, उसको अलग किया गया कि इस तरीके का जो अभी प्रैक्टिस चल रहा है समाज में, खास करके नवयुवक के द्वारा, उसको रेप ना माना जाए। क्योंकि जैसे ही आप रेप करते हैं, उसको रेप के प्रोविजंस को इन्वोक करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है उसको, और फैक्ट रिमेन्स कि वो जो है जानबूझ करके गलत नियत से लड़की का जब रिलेशनशिप खराब हो गया तब जाकर के हुआ। तो जो एक्चुअल रेप वाला जो प्रोविजन है उससे इसको अब अलग कर दिया गया, अब इससे अलग हो गया है। तो अब ये रीसेंट जो लॉज हैं हमारा ये कहता है कि दोनों में डिस्टिंक्शंस है। तो क्वेश्चन आपका ये होता है कि सर अब मैं इस तरीके के जाल में फंस गया हूं, अब क्या करूं? तो मैंने आपको बताया कि आपके लिए इधर कुआं है और उधर खाई है, इधर कुआं है और उधर खाई है, और आपको इसका डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। क्योंकि जल्दीबाजी में सिर्फ इस वजह से कि मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस ना हो, जेल ना चला जाऊं, इसलिए आप शादी कर लेते हैं और पूरी जिंदगी तक केस का सामना करना पड़ता है आपको। वो सिविल केसेस होते हैं, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का हो, चाहे वो 498A के क्रिमिनल केसेस हो, वो आप झेलते रहते हैं और ये लंबा चलता है। इससे अच्छा तो यह है कि आप यदि नहीं किए हैं, यदि गलत तरीके से आपको फंसाया गया है, तो आप उसी समय ये कहें कि ठीक है कोई बात नहीं, क्रिमिनल केस आप चलाइए, आपका आराम से बेल हो जाएगा। और ऐसे केसेस बहुत मुश्किल से अब प्रूफ होने लगे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसका मिसयूज होगा। कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हमने देखा है माननीय हाईकोर्ट को बहुत ही सख्त रिमार्क अगेंस्ट द जो गर्ल है उसके अगेंस्ट, और कई सारे ऐसे केसेस भी हैं जिसमें लड़की के अगेंस्ट इनिशिएट कर दिया प्रोसीडिंग हाईकोर्ट, ये झूठा बयान दे रही है और झूठा एफआईआर है, फॉल्स एंड फ्रिवलेस एफआईआर है, और इसके अगेंस्ट कार्रवाई करो, वो पता लग जाता है। तो ऐसे जब केसेस लगातार आते रहते हैं, तो जज साहब को भी, जो हाईकोर्ट के जज साहब, उनको भी पता होता है कि क्या चल रहा है समाज में। तो बहुत सोच समझ करके आपको डिसाइड करना चाहिए कि ऐसे सिचुएशंस में आपको कुआं में गिरना है या खाई में गिरना है, ये आपको देखना पड़ेगा। और आप नियरेस्ट एडवोकेट का सलाह लें, फैक्ट अलग अलग हो सकता है, क्या एविडेंस आपके पास है ये भी आपको देखना होगा। अपने वकील साहब को दिखाइए कि सर ऐसा ऐसा एविडेंस है, क्या आपने कहीं प्रॉमिस किया है जो मैसेज में हो, कोई रिकॉर्डिंग में हो। यदि नहीं, जरूरत नहीं है, इससे अच्छा कि आप अलग अलग फैमिली डिस्प्यूट्स को फेस करें, इससे अच्छा कि आप क्रिमिनल केस कर लें। इसमें भी उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम आएगा जो गवर्नमेंट सर्विस में, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनके लिए डिफिकल्टी होगी। क्योंकि यदि क्रिमिनल एक्शन आपके अगेंस्ट होता है तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी शुरू हो जाती है, वहां से फिर आपको परेशान करेंगे। लेकिन वही यदि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होगा तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग शुरू कर रहा है उसके घर में मैट्रिमोनियल, हर घर में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, तो इसको तो आप मजाक बना लिया गया, मतलब कोई बहुत लोड वाली बात नहीं है। लेकिन क्रिमिनल केसेस जब होते हैं आपके अगेंस्ट तो ऑब्वियस बात है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी शुरू होती है। तो जो गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए फिर थोड़ा देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि जब भी इस तरीके के सिचुएशन में आप फंसते हैं तो आप नियरेस्ट एडवोकेट के पास जाकर के तमाम चीजों को एकदम बिल्कुल उनको बताइए, और वहां पे जो सबसे उचित सलाह होगा वो जरूर आपको देंगे। बस इस चीज का ध्यान रहे जो मैं बता रहा हूं कि ऐसे केसेस में किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए। तो ये तो था एक टॉपिक जिसमें जो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ रेप का जो पहले का प्रोविजन था और अब क्या बदलाव हुआ उसके बारे में हमने बात की। एक और टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है और हमने इसे अपने प्रैक्टिस के दौरान इसे देखा है, हम इस पे भी बात कर लेते हैं, और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन होगा, जो लेजिटिमेट क्वेश्चन होगा, उसको जरूर हम टेकअप करेंगे। हमने हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में कई सारे ऐसे हैवियस कॉर्पस का जो रिट पिटीशन होता है, उस कोर्ट में हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिसमें क्या होता है कि एक कपल है, हस्बैंड और वाइफ है, 18 साल पूरा हुआ और वो भाग करके शादी कर लिए। अब शादी किए तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लड़की के पेरेंट्स थे वो नाराज हो गए कि मेरी बच्ची भाग करके शादी कर ली। वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, सामाजिक कंडीशनिंग है, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और इस वजह से कई बार हमने देखा है कि वो डराएंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम तुम्हें काट देंगे, हम तुम्हें मार देंगे। हम अब जो जैसा होता है समाज में वैसा करते हैं। मैं उनके लिए भी ये समझाने का प्रयास करता हूं कि जैसे ही आपके बच्चे 18 साल से ऊपर हो गया, उनका एज, उनकी मर्जी चलेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। यदि वो ठान ली है या ठान लिया है कि किसी एक्स पर्सन से शादी करेगा या करेगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्लाइंट आते हैं, साहब ऐसा है कि मेरी लड़की किसी से प्यार करती थी और वो भाग गई उसके साथ, वो किसी दूसरे कास्ट का है, बहुत निचली जाति का है, वकील साहब आप बताओ मैं कैसे शादी कर दूं। मैं से समझाया कि यार देखो ऐसा कास्ट वास्ट का सिस्टम अब मत करो, वो चली गई, उसकी मर्जी है, आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं आप जो है आप तो कोर्ट में बुलाओ उसे आप करो, हैवियस कॉर्पस लगाओ, कोई बात नहीं, लगा देते हैं, हैवियस कॉर्पस लगाते हैं, आप बोलोगे आपका इंस्ट्रक्शन है, हम कर देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप ये सोच रहे हैं कि हैवियस कॉर्पस रिट पिटीशन फाइल करने से ये सोच रहे हैं कि आपकी लड़की वापस आपके साथ आ जाएगी, तो ये बहुत बड़ा क्या है, गलतफहमी है। ऐसा नहीं होने वाला है। तो क्या होगा फिर? होगा ये कि आपकी लड़की को मैं कोर्ट में तो ले आऊंगा, लेकिन यदि कोर्ट में जज साहब को ये बोलती है कि उसकी इच्छा नहीं है आपके साथ रहने की, आपके साथ जाने की, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि आप सिर्फ देखना चाहते हैं, तसल्ली देखने से मिल जाएगी, तो फेयर इनफ, हम फाइल कर सकते हैं, कोई सुनिए वहाँ ठीक है, करके देखिए, कोई बात नहीं। हैवियस कॉर्पस फाइल हो गया, लड़की को ऑर्डर कर दिया गया दिल्ली पुलिस को कि द लड़की को जो है आप उसको लाइए इस कोर्ट में, आप उसको प्रोड्यूस कीजिए तो दिस कोर्ट। अब वो लड़की जो है आती है कोर्ट, जैसे आप पूछते हैं बेटा क्या एज है, क्या बात है, क्या दिक्कत है, उसने बताया कि सर ऐसा है कि मैंने इस लड़के से प्यार करती हूँ, मैं यहाँ इसके साथ अभी रह रही हूँ और मैं खुश हूँ। क्या फिर पूछा जाता है क्या आप अपने मम्मी पापा से बात करना चाहती हैं? कई बार हमने देखा है वो डायरेक्टली आउटराइटली डिनाइड, नहीं करना चाहते जज साहब, आई डोंट वांट टू टॉक, नहीं करना चाहते।
कई बार होता है ठीक है बात करना चाहते हैं लेकिन चैम्बर में बात करना चाहते हैं, जज साहब चैम्बर में बात करवाते हैं, लेकिन उनके इच्छा के विपरीत आप कुछ नहीं कर सकते। आप देख लो, तसल्ली कर लो और आपके सामने उसी लड़के के साथ वो जाएगी और आप देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये जो आपका जो धमकी है ना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो समय चला गया, धीरे धीरे जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से, और इतने सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अकेले तो मैं समाज में परिवर्तन नहीं ला सकता, लेकिन आप जितने भी लोग देख रहे हैं अपने आसपास यदि कुछ ऐसा होता है तो उनके माँ बाप को समझाइए, कंडीशनिंग कीजिए कि देखिए कुछ नहीं कर सकते हैं, जो जिसको जाना है जाने दो, आप अननेसेसरी पंगे मत लो, अदरवाइज आप ही को नुकसान होगा। इसलिए ये चीज आप मान लीजिए कि लड़का या लड़की 18 साल का यदि हो गया है, मेजर हो गया है, तो अब आप उसके प्राइवेट स्पेस में ज्यादा दखलंदाजी नहीं कर सकते। और यदि ये मामला कोर्ट जाता है तो फिर उनको पूरी आजादी है कि वो अपने इच्छा से किसी के साथ रह सकती हैं, रह सकता है, प्यार कर सकती हैं, शादी कर सकती हैं, जो मर्जी है वो कर सकती हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, आप एकमात्र म्यूट स्पेक्टेटर बन करके चीजों को देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली हमने दिल्ली हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस के कई सारे पिटिशंस देखे, उसमें कुछ ऐसे भी केसेस थे जिसमें कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपका लड़का है या आपकी लड़की है वो जो है अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। इसको और संक्षेप में बोला जाए और सुधार करके, हो सकता है कि कोई लड़की लेस्बियन है, उसको फीमेल पार्टनर ही पसंद है। अब ये तो बड़ा सेटबैक है उनके घर वालों के लिए, लगता है समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, ये लड़का गे है, क्या मुंह दिखाएंगे, वकील साहब हम फंस गए यार, बहुत बुरी जगह फंस गए, निकालो यहाँ से। मैं समझाता हूँ, देखो यार जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो बताओ मेरी लड़की किसी और लड़की के साथ भाग गई है, कुछ नहीं कर सकते। क्या एज है जी? 18 साल से ऊपर के, 24 की है, 26 की है, 30 की है, समझाता हूँ कुछ नहीं कर सकते। फिर भी वो रिक्वेस्ट करते हैं वकील साहब कुछ तो करो, देखो ना एक बार प्रयास करके, क्या पता वो, अरे वो आ भी जाएगी तो उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन थोड़ी ना चेंज कर दोगे, नहीं कर सकते। हैबियस कॉर्पस लगाया गया, ऐसे आपने न्यूज में भी देखा होगा, रिसेंटली हमने देखा ये केस। हैबियस कॉर्पस लगाया गया, वो लड़की आई अपने लड़की पार्टनर के साथ, जो कि किसी एनजीओ में रह रहे हैं दोनों। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप से डर है, दोनों के माँ बाप से डर है कि दोनों के माँ बाप को समाज प्यारा है कि समाज में क्या बोलेगा कि आपकी लड़की लेस्बियन हो गई। आधे लोग को तो लेस्बियन का मतलब ही नहीं पता चलेगा, फिर उसको हिंदी में समझाना पड़ेगा कि लेस्बियन का मतलब क्या होता है, तो बड़ा दिक्कत है। तो फिर हैबियस कॉर्पस पिटीशन लगाया गया, वो लड़की आई भी, आने के बाद जो है जज साहब को क्लियरली बोलती है कि मेरी ये पार्टनर है, ये भी सामने है, हम दोनों जो है अभी एनजीओ में रह रहे हैं और हम अपने माँ बाप के पास नहीं जाना चाहते हैं। फिर दोबारा डेट जब लगा तो फिर उसमें ये सुधार आया कि हाँ ठीक है, यदि माँ बाप यदि हमें मना ना करें इसके अपने पार्टनर के साथ रहने में, तो हम कोशिश कर सकते हैं, माँ बाप के साथ जा सकते हैं। फिर पूछा गया लड़की से कि आर यू कंफर्टेबल, माँ बाप ऐसा बोल रहे हैं, क्या कंफर्टेबल है? तो लड़की जो है और उसकी पार्टनर दोनों वहीं पे थी, वो कहती है जी ऐसा है, यदि मेरे माँ बाप मेरी पार्टनर को अलाउ कर देते हैं उनके घर, यदि मैं रह रही हूँ वहाँ पे, तो अलाउ कर देते हैं कि ये भी लड़की आ सकती है वहाँ मुझे विजिट करने के लिए, तो मैं रहूंगी माँ बाप के साथ। माँ बाप से पूछा जाता है जी ये एक्सेप्टेबल है ये चीज़? माँ बाप ना माथा ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, नहीं। क्यों? कंडीशनिंग ही नहीं वैसा, वो इस चीज़ को पचा ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे हो गया, मेरी जो बेटी थी लेस्बियन कैसे हो गई। ये डाइजेस्ट करना सीख लें पेरेंट्स तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ भी हो सकता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन तो जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते, है तो है, अब क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। हैबियस कॉर्पस पिटीशन लगाने से कुछ नहीं होगा। तो ये सारी बातें ऐसी है जो प्रैक्टिकली हम हर दिन ऑन रेगुलर बेसिस कोर्ट्स में देखते हैं ऐसे केसेस को। मैं कई बार अपने स्टूडेंट से अपने यूट्यूब चैनल द लीगल इंडियन पे, इंस्टाग्राम पे मैं लगातार कहता हूँ कि देखिए एक बात आप समझिए कि जो चीज़ें अभी चल रही है जिस फास्ट पेस से, कई चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप एकदम बिल्कुल रिजिड हो जाएंगे कि नहीं ऐसा करने ही नहीं देंगे, कैसे हो गया, कुछ नहीं होने वाला है। कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एडल्ट्री का केस आता है, वाइफ का किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप है, हस्बैंड का किसी फोर्थ के साथ रिलेशनशिप है, आप सोचते पता नहीं क्या हो गया। देखिए आपको भले ऐसा लग रहा होगा कि भाई आपके साथ चूंकि पहली बार हुआ है तो लग रहा है पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि हमारा कंडीशनिंग ऐसा है कि हम हर दिन ऐसे केसेस को देख रहे हैं, तो अब हमारे लिए बड़ा आम हो गया कि मतलब ये तो हर दिन कोई ना कोई क्लाइंट आ जाता है जिसके साथ ये एडल्ट्री और ये सारी चीजें होती है। एडल्ट्री पे डाइवोर्स ले रहे हैं तो कोई स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे केसेस में ना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो होना है होने दो। आप कितना भी कुछ कर दो, जिसको जाना है वो जाएगी, जिसको जाना है वो जाएगा। आप कितना भी पीछे भागो, कितना भी केस कर लो, मुकदमा कर दो, कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए जिनको जाना है जाने दीजिए, जिनको आना है आने दीजिए, इतना कोई लोड मत दीजिए। और दिमाग को उस तरीके से सोशल कंडीशनिंग आपका होना जरूरी है। और ये सब न्यूज यदि आप डेली बेसिस पे देखेंगे, क्योंकि हम लोग तो देखते रहते हैं हर दिन हर रेगुलर बेसिस पे, तो अब कंडीशनिंग इस तरीके का हो गया है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लगती है। लेकिन आपके लिए हो सकता है कि लगे, तो उसके लिए यही है कि आप लीगल न्यूज को फॉलो करते रहिए। और यदि आप ऐसा करेंगे लॉन्ग टर्म में, तो आपको पता होगा कि किस तरीके से समाज में क्या परिवर्तन आ रहा है। और मैं लगातार ये भी बोलता हूँ स्टूडेंट को कि देखिए समाज में क्या हो रहा है, वो सबसे पहले यदि किसी व्यक्ति को पता लगता है तो एडवोकेट को पता लगता है। चाहे वो एक्यूज्ड हो, चाहे वो विक्टिम हो, कुछ भी ऑफेंस हो रहा है, कुछ भी चीजें हो रही है, ऊपर नीचे अगल बगल, वो सबसे पहले एडवोकेट के पास जाते हैं। तो एडवोकेट को पता होता है कि क्या चल रहा है। यहाँ पे जो भी हमारे एडवोकेट ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, उनको ये बात हमसे रिलेट कर पा रहे होंगे कि चीज़ें किस तरीके से अभी चल रही है। तो कुल मिलाकर के इस एपिसोड का पर्पस ये था कि आपको जागरूक करना, एक फॉल्स प्रॉमिस का जो मैरिज का जो फॉल्स प्रॉमिस है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। दूसरा जो मैंने लेस्बियन और गे कपल की बात हमने करी और उसका सोशल एक्सेप्टेबिलिटी की बात हमने करी कि किस तरीके से आपको एक्सेप्ट अब करना पड़ेगा। और तीसरा जो कपल हैं जो अभी रिसेंटली 18 साल क्रॉस किए हैं और उनका किसी के साथ अफेयर है और वो घर छोड़ के चली जाती हैं या चला जाता है, उस सिचुएशन में आप पूरा दम लगा देते हैं, पूरा फोर्स लगा देते हैं कि जी किसी भी तरीके उसको घर पे ले आओ। बड़ा मुश्किल है, कोर्ट के थ्रू बड़ा मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यदि वो मेजर है
तो उसके इच्छा के विपरीत कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये आज 3 टॉपिक मैंने कवर किया है। रीसेंट लॉज जो है इस पे वो आप देख लेंगे इस पे, और फिर भी कोई समस्या आ जाए तो अपने नज़दीकी एडवोकेट के पास जा करके उनसे सलाह ले सकते हैं। हर एक स्टेट में अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हाई कोर्ट का निर्णय हो सकता है, तो वहाँ के जो एडवोकेट होंगे वो भली भांति जो है अवगत होंगे इस पर्टिकुलर प्रोविजन से और रीसेंट जो केस लॉज हैं उससे। तो आप एडवोकेट साहब को जरूर विजिट कीजिएगा, वो आपको सही रास्ता जरूर दिखाएंगे। तो आज इसको हम यही रोकते हैं। बाकी यदि आपका कोई क्वेश्चन है जो इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड है, बाकी जो अलग क्वेश्चन हैं हम किसी और टॉपिक में बात करेंगे। यदि इस पर्टिकुलर तीनों टॉपिक से जो मैंने अभी बताया है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, कुछ मैंने गलत बता दिया हो उसको सब्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसको मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगा। कोई ऐसा है तो आप बताइए। अब मैं आपका क्वेश्चन देख रहा हूं, अब आप कमेंट कर सकते हैं। पहले जो कमेंट कर दिया वो मैंने नहीं देखा था क्योंकि मैं टॉपिक कंप्लीट कर रहा था। और ये भी बताइएगा कि इस तरीके का जो लाइव सेशन है वो आपको कैसा लगा, क्या मुझे रेगुलर बेसिस पे ये करना चाहिए ताकि समाज में क्या हो रहा है, कोर्ट में क्या हो रहा है, आम लोगों को भी पता लगे। हाउ टू गेट बेल इन फॉल्स प्रॉमिस केस। देखिए, फॉल्स प्रॉमिस केस जब एफआईआर दर्ज हो जाता है तो उस सिचुएशन में आपको या तो एंटिसिपेटरी बेल मूव करना होगा, और यदि आप पकड़े गए हैं, जेल में ऑलरेडी बंद हैं, जुडिशियल कस्टडी में हैं, तो रेगुलर बेल के थ्रू आप लगा सकते हैं अप्रोप्रिएट फोरम में। डिपेंड करता है केस टू केस पे डिपेंड करेगा कौन सा केस है, कब आपको पता चला है कि कंप्लेंट हुआ है, उसके बेसिस पे नजदीकी वकील से यदि बात करेंगे तो उचित सलाह आपको देंगे। यदि एंटिसिपेटरी बेल की जरूरत होगी तो आपको अरेस्ट जरूरी नहीं हो जाए, और ऐसे हमने कई सारे मैटर्स में हमने एंटिसिपेटरी बेल कराया है। यदि लोअर कोर्ट ना भी दे तो हाई कोर्ट तो पक्का दे देता है। अब इतने केसेस भर गए हैं कि हाई कोर्ट देना ही देना है, मतलब मैक्सिमम केसेस में हमने खुद ही लिया है। तो मैं ये कहूंगा कि आप जरूर अपने एडवोकेट साहब से बात कीजिए और उसके बाद आपको जरूर मिल जाएगा। सर प्लीज क्या है, प्लीज सर डू रेगुलर, इट्स वेरी इंसाइटफुल। ओके, पॉइंट टेकन। मैं रेगुलर हर एक 10 दिन में या हफ्ते में 15 दिन में जो भी मैं देखूंगा, जो भी मैं प्रैक्टिस से मैं खुद सीखूंगा, कोशिश करूंगा कि अपने लोगों को, अपने सब्सक्राइबर को मैं ज़रूर यहाँ पे बताऊं, ताकि जो कोर्ट नहीं भी जा रहे हैं उनको ये पता चले कि कोर्ट में एक्चुअल क्या हो रहा है, और हमारा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उससे आप भी कुछ सीख पाए। ठीक है, क्या हाल है? मैं तो बहुत ठीक हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास। आप बताओ, हाउ आर यू राजेश कुमार? और कोई क्वेश्चन है क्या? क्या है सर, अगर कोई मैरिड वुमेन अपनी हस्बैंड को छोड़कर किसी दूसरे पर्सन के साथ रह रही है और प्रेग्नेंट भी हो जाए, बट बाद में वो पर्सन उसके साथ ना रहे, तो अब उस लेडी को क्या करना चाहिए? देखिए, जब जो लॉ का प्रिजम्पशन ये है कि यदि आप शादी के बंधन में हैं, इन द सब्सिस्टेंस ऑफ द मैरिज, यदि वो बच्चा होता है प्रेगनेंसी के बाद, तो लॉ का ये प्रिजम्पशन है, लॉ ये मानती है कि वो बच्चा उसी हस्बैंड का माना जाएगा। हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट किसी और थर्ड पर्सन से हुई हो, कोई बड़ी बात नहीं। हमारे पास अभी रिसेंटली कल परसों में केसेस आए, शादी के 2-4-5 दिन बाद ही प्रेगनेंसी का पता चला, और पता चला कि वो 1 मंथ से प्रेग्नेंट है। ऑब्वियस बात है कि प्रेगनेंसी तो किसी और थर्ड पर्सन से होगा, तो ऐसे केसेस आते हैं, कोई नई बात नहीं है। बट आपको देखना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज यदि वो बच्चा होता है तो आप ही उसके फादर होंगे, ऐसा लॉ का प्रिजम्पशन है। वो शायद इसलिए है ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना सहना पड़े, बच्चे को समाज में ये ना बोले कोई कि भाई तेरा बाप कौन है। तो लॉ बच्चे का ध्यान रखती है, क्योंकि बच्चे की गलती इसमें नहीं है। तो लॉ का प्रिजम्पशन तो यही है। बाकी और भी चीजें हैं इसमें, डीएनए टेस्ट और 50 तरीके की चीजें हैं, लेकिन प्रोसीजरल बहुत उलझन है, उसमें मैं यहाँ पे तो नहीं समझा पाऊंगा। आप अपने नजदीकी एडवोकेट से यदि बात करेंगे तो जरूर आपको सही सलाह दे पाएंगे। यस सर, प्लीज गो लाइव लाइक दिस, वेरियस टॉपिक वन। ओके, वेरी वेल वेरी वेल। मैं ऐसा ही करूंगा कि मैं लाइव आ करके 10 दिन में 15 दिन में कुछ ना कुछ जरूर शेयर करूंगा और आपसे भी सीखने का प्रयास करूंगा। वेरी इन्फॉर्मेटिव लाइव सेशन। सक्सेना जी बोल रही हैं, थैंक यू सो मच। एडवोकेट रजत सिंह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसमें तो बहुत सारे एडवोकेट हैं जी। ओके सर, टिप्स फॉर फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट। फर्स्ट जनरेशन के लिए बस मेहनत कीजिए, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है साहब। कृतिका रंजन सिंह, हाय कृतिका, हाउ आर यू? फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, और एक बार में एक ही काम कीजिए। एडवोकेसी करना है तो एडवोकेसी ही कीजिए। ऐसा नहीं कि अभी थोड़े दिन पहले अभी तो देख रहा था मैं न्यूज कि भाई एडवोकेट साहब क्या करते, टैक्सी चलवा रहे थे, लाइसेंस कैंसिल कर दिया बार काउंसिल। अरे भाई, एडवोकेसी इज फुल टाइम प्रोफेशन, आप इसको हल्के में मत लीजिए, है ना। मोस्ट लर्नेड प्रोफेशन है ये, और आप यदि बीच में और कुछ काम करेंगे तो नहीं काम चलेगा। सर, वाइफ सेक्शन 9 डाल सकती है अगर उसके ससुराल वाले उसे ना रखें और बच्चा भी रख लें? हाँ, लेकिन सेक्शन 9 डाल लें। सेक्शन 9 ऑफ व्हाट, आप सबको बताइए। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट विच टॉक्स अबाउट द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, RCR की बात करता है ना। तो उसमें जो है आपको यदि रहना है, आप रहना चाहते हैं हस्बैंड के साथ, तो ऑब्वियसली बात है कोर्ट के थ्रू आप सेक्शन 9 डाल सकते हैं, जिससे आपका बोनाफाइड शो होगा कि आप रहना चाहती हैं और सामने वाला जो हस्बैंड है वो बदमाशी कर रहा है, वो रहना नहीं चाह रहा। दूसरा जो आपने इसी क्वेश्चन में डाला, बच्चा भी रख ले, तो बच्चे की कस्टडी के लिए आप जो है कस्टडी का पिटीशन अलग से जाता है, वो भी आप कर सकते हैं। सर, एज 18 और 21 मैरिज के लिए अभी कोई चेंज नहीं हुआ है, जो 18 और 21 का कॉम्बिनेशन है एज ऑफ नाउ ऐसा ही है। यदि कोई चेंज होगा तो मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा, ठीक है। 18 साल लड़की के लिए और 21 साल लड़के के लिए।
मुझे ड्राफ्टिंग कोर्स में एनरोल करना है बट सर मेरे पास लैपटॉप एंड टैबलेट नहीं है, तो क्या मोबाइल से कर सकते हैं? हाँ जी, हमारे जो भी कोर्सेज हैं वो हमारा द लीगल इंडियन जो एप्लीकेशन है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यदि आप आईफोन यूज करते हैं तो क्लास प्लस नाम का एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड जो है वो डाल दीजिएगा JYVCS। वहाँ से आप हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं और मोबाइल पे बिल्कुल कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है। और हेलो सर, इट्स ऑलवेज ग्रेट एक्सपीरियंस टू लर्न फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप सीखते रहिए और हमें भी कुछ ना कुछ नया चीज़ सिखाते रहिए। ठीक है। और कुछ है, कुछ नया है तो बताइए। नवाज शरीफ जी, हेलो, वेरी वेल चेंज एटीट्यूड विद पैसेज ऑफ टाइम। हाँ, समय के साथ साथ परिवर्तन करना पड़ता है, अदरवाइज आप यदि स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, एक ही चीज को पकड़ के बैठ जाएंगे जी ऐसे कैसे हो गया, तो फिर माथा पकड़ के रोते रहिए, जिंदगी भर कुछ नहीं होगा। समय के साथ साथ आपको बदलना होगा और यदि आप नहीं बदलेंगे तो आपको जबरदस्ती बदला दिया जाएगा। इसलिए जो चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है। सर प्लीज कैन यू एक्सप्लेन आर्टिकल 13? यहाँ पे तो मैं नहीं करूंगा आर्टिकल 13, आप अपने कोर्स में मुझे पूछिएगा। आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पहले पढ़ के आइएगा, फिर मैं जरूर आपको जो है एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे समझा दूंगा। सर इफ मेल एंगेजेस इन एडल्टरी, हाउ एंड व्हाट एक्शन वाइफ कैन टेक अगेंस्ट अनदर फीमेल विदाउट हार्मिंग टू हर हस्बैंड? कुछ नहीं कर सकते जी, कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बहुत करेंगे तो डाइवोर्स की मांग कर सकते हैं कि जी चूंकि मेरा हस्बैंड किसी तीसरी औरत के साथ उसकी संलिप्तता है तो मैं अब नहीं रहना चाहती हूँ, तो बस इतना ही कर सकते हैं। क्योंकि एडल्ट्री इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफ नाउ in a criminal way. Adultery is recognized to the extent of getting divorce under the Hindu Marriage Act. तो आप एडल्ट्री यदि है तो उसका यदि प्रूफ है आपके पास, तो आप डाइवोर्स की मांग कर सकती हैं। अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप किसी को हार्म पहुंचाने की बात ना करें और उसके बाद आप मेंटली स्ट्रांग कर लें खुद को कि कोई बात नहीं, एडल्ट्री यदि है तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इस पे व्यूज रखो। वकीलों के मर्डर क्यों हो रहा है? रिसेंटली गाजियाबाद में हुआ है, बहुत दुखद है। मैंने पहले भी बात की थी कि जो एडवोकेट होते हैं, खास करके क्रिमिनल एडवोकेट्स, उनको बहुत खतरा होता है, बहुत फियर होता है। कई बार फ़ोन करके डराया जाता है, धमकाया जाता है। बट चूंकि हम लोग ड्यूटी करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, जो हमें पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया है ड्यूटी, हम वही करते हैं। लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि हर किसी को अपनी अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। पुलिस अपनी ड्यूटी करे, डॉक्टर अपनी ड्यूटी करे, जो IAS ऑफिसर हैं, जो सिविल सर्वेंट हैं, वो अपनी ड्यूटी करें तो कभी दिक्कत नहीं होगा। प्रॉब्लम तब होता है जब अपने जुरिस्डिक्शन से आप बाहर निकल जाते हैं। हमारी ड्यूटी यह है कि लॉ के इन अकॉर्डेंस में हमें अपने क्लाइंट को बचाना है। हो सकता है वो रेपिस्ट हो सकता है वो मर्डर हो, लेकिन हमारा ये पॉइंट है, पार्लियामेंट ये कहती है कि आप उसको बचाओ। आप जज नहीं हैं, आप एडवोकेट हैं और एडवोकेट का धर्म है कि वो अपने क्लाइंट को इन अकॉर्डेंस विद द लॉ आप क्या करेंगे, उनको डिफेंड करेंगे। ये आपका ड्यूटी है जो दिया गया है पार्लियामेंट से। तो हर किसी को अपना अपना ड्यूटी करना चाहिए और यदि हम ड्यूटी अपना करते हैं और उसके बाद भी आप थ्रेट पहुंचाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, कोई बात नहीं, कोई सुनिए, अपना ड्यूटी करना नहीं छोड़ेंगे। तो हमने कई सारे केसेस में कई सारे थ्रेट कॉल आते हैं, ये कर देंगे, कोई बात नहीं, करो, देखते हैं, देखा जाए। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन की बात जो हो रही है, देश भर में तमाम एडवोकेट्स को टारगेट किया जा रहा है, जो कि गलत है। क्योंकि एडवोकेट्स अपना ड्यूटी करते हैं, उनको किसी से पर्सनल ग्रज नहीं होता। यदि हम किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अपोजिट पार्टी से मेरी दुश्मनी नहीं है, मैं तो अपना धर्म निभा रहा हूँ। आपके भी वकील साहब हैं, वो अपना धर्म निभा रहे हैं। हम आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट खूब लड़ते हैं कोर्ट में, लेकिन बाहर आते हैं तो फिर वही वार्मनेस और वही अफेक्शन, वही रिस्पेक्ट के साथ हाथ मिलाते हैं। क्या ठीक, लेकिन हम अपने मेरिट से कंप्रोमाइज नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आप हाथ मिला लिए तो अगले डेट से जो है हम आर्गुमेंट ही नहीं करेंगे या उसके फेवर में बोलेंगे, नो, नहीं, ये रिस्पेक्ट होता है। कई बार जज साहब से भी उलझना पड़ जाता है, होता है ऐसा। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। हो सकता है जज साहब एग्री नहीं हो आपके पास, हो सकता है जज साहब खुद ही लॉ को ना फॉलो कर रहे हैं। सब लोग तो ह्यूमन बीइंग है। ऐसे कई सारे मामला हमने देखे हैं जिसमें जज साहब ही लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं और हम हैं कि भाई अपने डिफेंड कर रहे हैं क्लाइंट को और हम बोल रहे हैं कि जी लॉ तो ये है, इसको फॉलो करो आप। वो बोले नहीं, मैं तो बैठा हूँ गद्दी पे, जो मर्जी वो करूंगा। फिर बोलना पड़ता है, आप करके दिखाओ जरा। यू विल व्हाटएवर यू विल टेक डिसीजन, यू टेक डिसीजन एज पर लॉ। और यदि आप नहीं लेते हैं तो एटलीस्ट मेंशन आर सबमिशंस, जो मैं बता रहा हूं, जो जजमेंट साइड कर रहा हूं, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उसको आप मेंशन करो, ऑर्डर में हम ऊपर चैलेंज कर देंगे। तो ये प्रोफेशन ही ऐसा है जिसमें तर्क वितर्क होता है। तो एडवोकेट को टारगेट नहीं करना चाहिए, किसी से पर्सनल ग्रज नहीं रखना चाहिए, और जो रखते हैं वो गलत करते हैं। और जो युवक हैं, जो नए नए एडवोकेट हैं, उनको समझना चाहिए कि यदि किसी एडवोकेट से कोर्ट में यदि बकझक हो भी जाता है, तो मैं हो भी जाता है, आप समझिए कि उनकी ड्यूटी थी और ये आपकी ड्यूटी थी, कोर्ट के अंदर खत्म हो गई, बाहर उसको उस दुश्मनी को घर ना ले जाए। प्रोफेशनली काम करें और प्रोफेशनली यदि काम करेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और जो लोग ये बिल्कुल ठान लिए हैं कि भाई किसी को मारना ही है, किसी पे गोली चलानी ही है, तो भाई कौन बच गया, कौन बच सकता है, कोई नहीं बच सकता है। खैर, ये सबसे आपको डरना नहीं है, इतना लोड मत लिया करो, चल रहो। सर लॉ सीखो, ऑनलाइन कोर्स, साइबर एंड फिनटेक, पता नहीं क्या लिखी है, लॉ कोर्स करना। मुझे ना तो लॉ सीखो के बारे में कोई आइडिया है, ना तो उनके कोर्स के बारे में आइडिया है, ना तो उनके विद्वान शिक्षक के बारे में कोई आइडिया है। मैं इस पर कमेंट करना उचित नहीं समझता हूँ। जब तक कि मैं खुद ना देख लूँ उस कोर्स को, तब तक मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आप ना लो कोर्स, ना लो, ये भी नहीं कहूँगा कि आप कोर्स ले लो। तो आप खुद डिसाइड कीजिए, क्योंकि मैंने इसको देखा नहीं है। बट सर देयर इज पनिशमेंट ऑल्सो इन सेक्शन 18 ऑफ व्हाट? हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं? यस, पनिशमेंट भी है। सर लड़का 21 से कम है और 18 से ज़्यादा है, तब तो कंट्रोल है ना पेरेंट्स के ऊपर? नहीं भैया, क्या बोल रहे हो सर? लड़का 18 से कम है और 21 से कम है और 18 ज़्यादा नहीं, ये दूसरी चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है, ये दूसरी चीज़, ये दूसरी चीज़ है। ये है मैरिज का एज, ठीक है, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट से रेगुलेट होता है। एक इंडियन मेजोरिटी एक्ट है
जो कहता है कि आप मेजर तब हो जाते हैं जब 18 साल की आयु आप क्रॉस कर लेते हैं। तो वहाँ पे एक बार इसको भी जा करके आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, आप मंथली कितना कमाते हो? आंसर ऑनेस्टली इमरान खान साहब जी ये पूछ रहे हैं कि आप कितना कमा लेते हो। चलिए, अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा कि इसका जवाब दे पाऊँ। ऐसा है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी आय क्या है, खर्च क्या है, इसका लिमिट नहीं होता। हो सकता है कि कोई डॉक्टर है जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहा है, कोई एडवोकेट है, कोई सीए है, उनको मंथ में एक सर्टेन अमाउंट फिक्स नहीं होता है। जैसे कोई सिविल सर्वेंट है तो फिक्स हो गया जी 1 लाख रुपए आएंगे, 1.5 लाख रुपए आएंगे। जज साहब हैं, फिक्स हो गया जी 1.5 लाख, 2 लाख, वॉट एवर जो भी अमाउंट फिक्स है। एडवोकेट का फिक्स नहीं होता है। एडवोकेट हो सकता है वही रकम 1 दिन में कमाएं, हो सकता है 2 दिन में कमा लें, हो सकता है 10 दिन में कमा लें, हो सकता है पूरे महीने में ना कमा पाए, डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। इसीलिए एडवोकेसी रिस्की है, इसीलिए लोग जस्टिस में जाना पसंद करते हैं जो नवयुवक हैं कि शुरुआत में आपके पास पैसे नहीं होते हैं, लगता है कहाँ से क्लाइंट आएगा, वो वकालत चलेगी नहीं, और जब नहीं चलेगी तो पैसे कहाँ से आएंगे, और फिर दूसरे से कंपेयर करते हैं, हाँ जी सिविल सर्वेंट है, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, जज बन गए, हाँ जी अब कुछ ना भी है तो हर महीने फिक्स तो है ना कि 1.5 लाख रुपए ले जाए। समय की बात है, कुछ स्ट्रगल जरूर है, लेकिन क्या पता वो जो महीने में 1.5 लाख कमा रहे हैं वो आप घंटों में कमा लें, कोई बड़ी बात नहीं। हमने देखा है, हमने एक्सपीरियंस किया है। और मैं ये कहूँगा कि एडवोकेसी शुरू करने के समय परेशानी थी, दिक्कत था, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं इतने हो जाते हैं कि आप अपने अंडर 10 लोगों को रख सकते हैं, 10 लोग काम कर सकते हैं आपके अंडर, और उनका खर्चा भी आप निकाल सकते हैं। तो आप उस तरीके से आप समझ लीजिए कि क्या सैलरी होगी और क्या कमा रहे होंगे, उसका मैं कोई फिक्स चीज़ नहीं बताऊंगा, लेकिन ये कहूँगा कि इसमें बहुत सेटिस्फेक्शन है, पैसा हो या ना हो, सेटिस्फेक्शन बहुत है। अभी कल 2 बच्चों का केस हाई कोर्ट में, 2 बच्चों का, क्या है वो बच्चा क्या किया है, बच्चे हैं एमपी से आए हैं, बहुत इंटीरियर इलाके से आए हैं, गाँव से आए हैं, और इसलिए उनके माँ बाप भेजे क्योंकि दिल्ली में जाकर के सिविल सर्विस का कोचिंग करेगा, और कोचिंग में नाम भी लिखा लिया, बढ़िया कोचिंग में नाम लिखाया, 1.5 लाख के आसपास पैसे लग गए, और वो दिल्ली इसलिए आए थे ताकि एक स्कीम था सेंट्रल गवर्नमेंट का कि उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। बच्चे जब दिल्ली आ गए, उसमें एक लड़का है एक लड़की है, लड़का वाला तो फिर भी ठीक है, लड़की वाले के जो पेरेंट्स हैं वो कर्ज लेकर के उसको पढ़ाने के लिए दिल्ली भेजें। वो बेचारी यहाँ आई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि तुम्हें नहीं मिलेगा स्कॉलरशिप। ये बात जैसे ही पेरेंट्स को बोली, उनका तो पूरा घर परेशान कि अब यदि नहीं मिलेगा तो कर्ज कैसे उतारेंगे। बड़ी मुश्किल से कर्ज लेकर के 1.5 लाख रुपए भेज के लड़की को हमने भेजा दिल्ली, वो भी इसलिए ताकि मिल जाएगा स्कॉलरशिप। अब वो देने से मना कर, बेचारे बहुत परेशान हुए। वो गए मिनिस्ट्री में, गए आईएएस ऑफिसर के पास गए, घूमे, लेटर लिखे, एप्लीकेशन लिखे, कोई नहीं सुनता। इसलिए मैं कहता हूं कि कल को यदि आप सिविल सर्वेंट बन जाए तो इस तरीके से गूंगा और बहरापना नहीं कीजिए, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है। इत्तेफाक से मेरी मुलाकात उनसे हो गई, रोने लगी बच्चे की, सर मैं तो घर चली जाऊंगी, अब मैं नहीं पढ़ सकती। मैंने पूछा क्या दिक्कत हो गया, बोले सर स्कॉलरशिप देना था, 1.5 लाख के आसपास आना था, सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर रही है। मैंने पूछा क्यों मना कर रही है, तुमसे क्या दुश्मनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को? बोली जी सर ऐसा है कि मेरा जो सरनेम है, नेम और सरनेम होता है, तो मेरे सरनेम में ना एक गलती हो गई है, वो क्लास 12th वाले में कुछ और है और ग्रेजुएशन वाले में कुछ गलती से कुछ और हो गया है, बट मैं ही हूँ। वो रोने लगी, मैं ही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रही हूँ आपसे, होता है ना कि क्या पता झूठ बोल रही हो, खुद ही बोली मैं ही हूँ सर, आप चेक कर लो, मेरे पापा से बात कर लो, कोई बात नहीं। मैंने तो लड़के से पूछा भाई क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया? बोला सर मुझे जानबूझ के नहीं दे रहा है, मैंने अपलोड सारा डॉक्यूमेंट कर दिया और अब बोल रहा है कि आपने टाइम पे आधार कार्ड नहीं अपलोड किया था, इसलिए अब आपका स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। मेरे माँ बाप परेशान है, मैं तो घर जा रही हूँ, कुछ नहीं हो सकता। बोला कोई बात नहीं, रुक जाओ। अब उसी समय हमने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया कि जी बच्चों का यार स्कॉलरशिप दो, मजाक थोड़ी चल रहा है, बच्चे बाहर से आए इतने दूर से, स्कॉलरशिप दो, वापस करो। क्या रीजन है, क्यों नहीं दिया? फटाक से बोला रिप्रेजेंटेशन लेकर के जाओ, दो उसको रिसीविंग लेके आओ। वो बंदा बेचारे दोनों गया रिसीविंग देने के लिए और उनकी एंट्री नहीं दी। देखिए किस तरीके से निर्मम, आप यही आईएएस ऑफिसर जब बनते हैं तो इंटरव्यू देते फिरते हैं, और यही जब ऊपर कुर्सी पे बैठते हैं तो इस तरीके से वैसे बच्चों से जो खुद ही एस्पिरेंट है सिविल सर्विस का, उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। उनको एंट्री नहीं दिया, उनको अंदर ही जाने नहीं दिया, गार्ड को बोल दिया कि बाहर उसको बाहर ही रखो, मत जाने दो अंदर। वहां से रो रही है, सर जाने नहीं दे रहा अंदर। मैंने बोला रिक्वेस्ट कराओ, बात कराओ, कोई नहीं बात कर, कोई किसी को लोड ही नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाओ वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, भेजो इसको पोस्ट के थ्रू भेजा, रिप्रेजेंटेशन भेजा, और उसके बाद हाई कोर्ट में लिस्ट किया। पहले ही दिन जज साहब ने बहुत सीरियसली लिया इस चीज को। यूनियन ऑफ इंडिया के जो एडवोकेट थे उनको क्लियरली कहा कि व्हाट इज दिस, व्हाई यू आर नॉट रिलीजिंग दिस अमाउंट, दे आर स्टूडेंट्स, क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफिकल्टी है, और उनको टाइम दे दिया। कल उसका हियरिंग है और आज मुझे फोन आया यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो एडवोकेट साहब थे कि वकील साहब मैंने पैसे रिलीज करवा दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कई बार अपोजिट पार्टी के एडवोकेट साहब भी बहुत हेल्प करते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने रिलीज करवा दिया इसका पैसा। बोला बहुत बहुत धन्यवाद सर, बच्चों को पैसा मिल गया, अब कम से कम यहाँ पढ़ाई पूरा कर पाएंगे। तो कहने का ये मतलब हुआ ना कि मैंने उनसे कहा कि सर मैं विड्रॉ कर दूंगा कल, उनको ये था कहीं ये प्रेस, अब क्या प्रेस करना, जब पैसे बच्चों को मिल गया। तो ये यदि हाईकोर्ट नहीं जाते तो क्या होता, इनके पैसे नहीं आते। और बात पैसे की नहीं है, बात पैसे की नहीं है, बात सेटिस्फेक्शन की है। मतलब आप सोचिए कि आप कितना सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा होगा, मतलब कैसा फील कर रहे होंगे आप कि 2 बच्चे जो घर जा रहे थे सब चीज बोरा बिस्तर समेट करके, क्योंकि गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही थी और वो प्रॉमिस करके नहीं दे रही थी, उनको बोला रुक जाओ 2-4 दिन रुको, मैं करवाता हूँ, और पहले ही डेट पे आपने हाईकोर्ट में फाइल किया और पैसे अब आ गए उनके। तो कैसा ये फीलिंग कैसा होगा? ये जो फीलिंग है ना, यू कैन नॉट बाय दिस फीलिंग
पैसे से नहीं खरीद सकते, वो अलग चीज़ होता है। तो पैसे एक तरफ है और जो काम करने के बाद सेटिस्फेक्शन है वो दूसरी तरफ है। और इसमें मैं और ऐड करता हूँ, जब ये दोनों बच्चे गए पहला दिन हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट के प्रोसीडिंग को बहुत गौर से देखा। पढ़े लिखे बच्चे थे, सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। बोला सर मुझे चीफ जस्टिस के कोर्ट को भी देखना है। बोला चलो कोई बात नहीं, दिखा देते हैं, कोई इशू नहीं। उनको ले गया चीफ जस्टिस के कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, दिखाया। दे वर वेरी इंप्रेस। बोला कि सर एक काम करते हैं, मैं लॉ करने का प्रयास करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, मजा आ गया हमको। और अब पैसे मिल गया तो आप उनका बिल्कुल जो है इंक्लिनेशन लॉ की तरफ चला गया, क्योंकि समाज में हर कोई बच्चा आप देख रहा है क्या हो रहा है, कौन परेशान उसको कर रहा है, कौन उसको न्याय दे रहा है, कौन उसको न्याय दिला रहा है, ये सब देख रहा है। और ऑब्वियसली जो यूथ है, जो जुडिशियल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो एडवोकेसी करना चाहते हैं, ये सब सेटिस्फेक्शन पैसे से नहीं आप खरीद सकते हैं। इस बात को आप समझिए। तो समाज में यदि इस तरीके का चीज़ हो रहा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि समाज में बदलाव आप कर सकते हैं, कुछ भी किसी का हेल्प कर सकते हैं लीगली, हो सकता है पैसे से आप नहीं कर सकते। मेरे पास ऐसा इतने पैसे नहीं थे कि उनको 3 लाख देते कि जाओ कर दो, लेकिन हाँ 3 लाख दिलवा जरूर दिया। ये कोई बात नहीं, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी ड्यूटी है देने की, वो देंगे तुम्हें, और नहीं देंगे तो तब का तब देखेंगे, टेंशन मत लो। हाई कोर्ट से नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, परेशान मत। तो ये काबिलियत आपके अंदर होना चाहिए कि आप किसी भी न्यायालय में, चाहे वो लोएस्ट कोर्ट हो या फिर वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड हो, काबिलियत होनी चाहिए कि आप आर्गुमेंट कर पाए वहाँ। तो ये काबिलियत आपको तभी आएगी जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और अपना सब कुछ एक प्रोफेशन को दे देंगे। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि एडवोकेट साहब टैक्सी चलवा रहे थे, भाई टैक्सी और सब्जी बेचने वाला काम मत कीजिए, एक बार में एक काम कीजिए। इसका ये मतलब नहीं कहने का कि भाई टैक्सी चलवाना है और ये सब्जी बेचना कोई खराब काम है, नो, मैं किसी डिफरेंट फुटिंग पे हूँ। मेरा कहने का ये मतलब है कि एडवोकेसी यदि आप किए हैं तो शौक से कीजिए, इसको पूरा जिंदगी आप इसको दे दीजिए। और यदि नहीं कोई दूसरा काम करना, टैक्सी चलवाना है तो एडवोकेसी छोड़िए ना, लाइसेंस सबमिट कीजिए, चलवाइए एकदम मस्त, कोई बात नहीं, बिजनेस कीजिए, सब्जी का बिजनेस कीजिए, जो मर्जी वो कीजिए, लेकिन साथ साथ एडवोकेट्स एक्ट आपको प्रोहिबिट करता है, आप नहीं कर सकते। तो खैर हम इस तरीके से लगातार आपके पास जो है इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे और फिर कभी और बात करेंगे। आशा करते हैं कि आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा, और यदि सीखा है तो फिर आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में रिकमेंड करें और इससे जोड़ें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ फायदा हो। जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, मैं लगातार द लीगल इंडियन यूट्यूब चैनल है हमारा, वहाँ पे प्रैक्टिकल जो एक्सपोजर है मैं बताता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ। तो आप अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, अपने कलीग को जो है यदि बताएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनको जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और दूसरे दिन, किसी और टॉपिक पे हम बात करेंगे और फिर वहाँ पे आपका क्वेश्चन लेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।